अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एवोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ड एवोल्यूशन की बात करें, इट रेफर्स टू द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, कि ऐसा ऐसा किसी चीज़ के अंदर डेवलपमेंट होना, किसी चीज़ के अंदर चेंजेस आना आफ्टर टाइम टू टाइम। फॉर एग्जांपल, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, एवोल्यूशन ऑफ मैन, एवोल्यूशन ऑफ प्लांट एंड सो ऑन। अब अगर इस एवोल्यूशन की हम डेफिनेशन की बात करें, it is a process that has transformed life on the earth from its earliest form to the vast diversity is called evolution। बच्चे, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को वन फॉर्म से अदर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना। अब एवोल्यूशन वो प्रोसेस है कि जिसने लाइफ को बच्चे कैसे कन्वर्ट कर दिया, लाइफ को, और उसकी जो अर्ली जो सिंपल फॉर्म है उससे उसको अब जो मॉडर्न जो फॉर्म है, जो कम्प्लेक्स फॉर्म है, उसके अंदर क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया। जो अर्ली लाइफ थी, अर्लियर जो सिंपल लाइफ थी, उसको बच्चे कन्वर्ट कर दिया कॉम्प्लेक्स मॉडर्न लाइफ के अंदर। और वास्ट मेजोरिटी बच्चे हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो हैं वो भी अवेलेबल है। इसे हम क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन बोलते हैं। और अगर हम एवोल्यूशन की बात करेंगे विद रेफरेंस टू प्लांट्स, एनिमल्स आर बोथ, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बोलेंगे। अब बच्चे, ब्रॉडली ओवरऑल एवोल्यूशन भी हम किसे कह सकते हैं कि वक्त के साथ साथ किसी भी चीज़ के अंदर एक सीक्वेंस के साथ ऐसा ऐसा क्या आना? चेंजेस आना, और उन चेंजेस के रिजल्ट में वो चीज़ जो है वो सिंपलर फॉर्म से कम्प्लेक्स स्टेट के अंदर, सिंपल स्टेट से कम्प्लेक्स स्टेट के अंदर चेंज होती है। और एट द एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होता है? एक बच्चे डेवलपमेंट ऑफ एंटिटी होती है, एक हमारे पास जो है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है और वो इंडिपेंडेंट होता है। अब डार्विन की बात करें तो डार्विन ने एवोल्यूशन को कैसे डिफाइन किया? डिसेंट विद द मॉडिफिकेशन। बच्चे देखिए, एक एंसेस्टर्स होते हैं अबाव अजदाद जो पहले गुजर चुके हैं, उनके बाद उनके आगे जो जनरेशन आएंगी उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिसेंडेंट बोलते हैं। अब डार्विन ने एवोल्यूशन को कैसे डिफाइन किया कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, कि जो स्पीशीज़ हैं उनका एंसेस्टर सेम है, उनके अबाव अजदाद सेम हैं, लेकिन टाइम टू टाइम, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उन स्पीशीज़ के अंदर क्या आई हैं? चेंजेस आई हैं, और उन चेंजेस के रिजल्ट में न्यू स्पीशीज़ वो डेवलप होगी और एक एवोल्यूशन आई है। इस तरह अगर हम जिमरमैन की बात करें, अकॉर्डिंग टू हिम, एवोल्यूशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म एंड मोड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन सच ए मैनर दैट डिसेंडेंट्स डिफर फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स। कि बच्चे, जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उनके मोड ऑफ एग्जिस्टेंस में इस तरह की चेंजेस आई हैं कि जो डिसेंडेंट्स हैं उनके आगे जो जनरेशन जो टू जनरेशन आगे जो ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, वो अपने एंसेस्टर से बिल्कुल क्या हो गए हैं? डिफरेंट हो गए। इसे हम क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन बोलते हैं। अब अगर इस बच्चे कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बच्चे अरिस्टोटल की। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेट नेचुरलिस्ट एंड ही कैटेगराइज्ड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट ही इनकाउंटर्ड। अब उसने उनको कैटेगराइज कैसे किया था बच्चे? उसने एक लेडर बनाई थी जिसको हम सीडी भी बोलते हैं। एक उसको उनको जितने भी ऑर्गेनिज्म उसके टाइम तक जिनको वो जानता था, उनको उसने ऑर्डरली क्या किया है? अरेंज किया था, एक ऑर्डरली स्कीम के अंदर अरेंज किया था, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? स्केला नेचुरी और लेडर ऑफ द फ्रेम। अब इस लेडर के अंदर उसने कैसे इनको ऑर्गेनाइज किया कि सबसे लोअर लेवल पर उसने क्या रखे थे बच्चे? मिनरल्स, जितने भी नॉन लिविंग सब्सटेंस होती है, नॉन लिविंग मैटर, मिनरल्स उसके अंदर मिल लिया जाते हैं। और उसके बाद वन बाय वन हम क्या मूव करते जाएंगे? अप मूव करते जाएंगे। सबसे लोवेस्ट पार्ट में मिनरल्स हैं। अब मिनरल्स के बाद बच्चे क्या आ जाएंगे? फंजाई। फंजाई के बाद बच्चे मोसिस जो सिंपलर प्लांट्स हैं, और उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स या हायर प्लांट्स। और फिर हायर प्लांट्स के बाद बच्चे आने हैं एनिमल्स, जिसमें फर्स्ट वही मोलस्क्स आ जाएंगे, इंसेक्ट्स वगैरह आ जाएंगे, और सबसे एंड के ऊपर इस लेडर के टॉप पर क्या होंगे बच्चे? वो ह्यूमन बीइंग्स होंगे। तो मतलब ये उसने उनको ऑर्डरली क्या किया था? अरेंज किया था। एंड द स्केला नेचुरली वॉज कंसिडर्ड बी परमानेंट एंड नेवर चेंजिंग, कि इस लेडर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म जिस स्टेप के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर मौजूद है, वो परमानेंटली उधर ही रहेगा, उसके अंदर कोई किसी किस्म की चेंजेस नहीं आएंगी। और जो ऑर्गेनिज्म है वो लेडर पर एक ही जगह पर क्यों रहता है? क्योंकि उसे मतलब अल्लाह पाक ने जैसे ही पैदा किया है वो वैसे ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह नहीं आएंगी। और उसके अलावा इस जो एवोल्यूशन है इसका सबसे पहले कंसेप्ट भी किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था। अब बच्चे हम बात करते हैं क्रिश्चियनिज्म की। एक हमारे पास साइंटिस्ट दो तरह के होते हैं, एक एवोल्यूशनिस्ट होते हैं, एक क्रिश्चियनिस्ट होते हैं। हम इनको एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। बच्चे, क्रिश्चियनिज्म का मतलब क्या है? कि ये वो साइंटिस्ट हैं जिनका ये आइडिया है कि जो स्पीशीज़ जो आज जिस फॉर्म में है, इनको एज इट इज़, इनको ऐसे ही पैदा किया गया है, कोई किसी किस्म की चेंज नहीं आई, कोई किसी किस्म की एवोल्यूशन नहीं आई। और ये जो आइडिया है ये ऑलमोस्ट 2000 ईयर तक यही आइडिया जो चलता रहा था क्रिश्चियनिज्म का, कि जो ऑर्गेनिज्म है इनको जैसे ही इनको पैदा किया गया है तो ये एज इट इज़ फॉर्म में ही है, इनके अंदर कोई चेंजेस, कोई एवोल्यूशन नहीं आई।
अब बच्चे कुछ जो यूरोपियन जो नेचुरलिस्ट थे उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जब अफ्रीका, एशिया, अमेरिका बच्चे उन लैंड्स को जब उन्होंने डिस्कवर किया, उनको स्टडी किया, उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। उनकी उन सस्पेक्ट मतलब जितना उन्होंने सोचा उससे भी क्या है, ज़्यादा है। और उसमें से कुछ जो एग्जोटिक स्पीशीज़ है बच्चे, एग्जोटिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो किसी कोई भी इकोसिस्टम है ना, जो कोई भी हैबिटेट वगैरह, जो कोई भी रीजन स्पेसिफिक है, उस रीजन की वो नेटिव नहीं होती, वो बाहर से उधर मूव करके आ गई। तो उन्होंने देखा कि जो एग्जोटिक स्पीशीज थी, मतलब जो बाहर से किसी रीजन के अंदर आ रही थी बच्चे, वो रिजेम्बलेंस रखती थी एक दूसरे के साथ और उनके अंदर कुछ चेंजेस भी थी। अब ये जो चेंजेस आई हैं, चेंजेस यहाँ से उन्होंने उनके मतलब माइंड में आइडिया आया है कि मे बी जो स्पीशीज हैं वो टाइम टू टाइम उनके अंदर क्या आई हैं, चेंजेस आई हैं। और इस तरह चेंजेस आई हैं कि वो जो स्पीशीज़ हैं वो अपने एंसेस्टर से बिल्कुल क्या हो गई हैं, डिफरेंट हो गई। मीन एंसेस्टर से आगे जो डिसेंडेंट थे वो बिल्कुल क्या हो गए थे, वो डिफरेंट हो गए। और उसके अलावा जब उन्होंने बच्चे फॉसल रिमेन्स को जब स्टडी किया, तो अब हम नेक्स्ट अभी इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे। जब उन्होंने देखा कि जो सबसे बच्चे जो ओल्डेस्ट रॉक होगी, जो जो सबसे पुरानी चट्टान होगी, उसके अंदर जो फॉसल पड़े हैं, जो एनिमल्स के रिमेन्स पड़े हैं, उनके बाकियात पड़े हैं, वो फॉसल्स जो यंगर जो बच्चे रॉक होगी उसमें मौजूद फॉसल से बिल्कुल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी लेकिन कुछ डिफरेंसेस मौजूद होंगे। मीन जो ओल्डेस्ट रॉक्स हैं उनके अंदर जो फॉसल्स हैं, जो सबसे मतलब पुराने हैं, वो डिफरेंट होंगे। और आजकल जो यंगर रॉक्स हैं, जो मतलब टॉप पे रॉक्स जो भी नई नई बनी हैं, उनके अंदर जो फॉसल्स होंगे वो बच्चे हमारे पास क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। और कुछ उनके अंदर रिजेंबलेंस भी मौजूद होंगे, कुछ रिजेंबलेंस होंगी, कुछ क्या होंगी, डिफरेंसेस होंगे। अब बच्चे बात करते हैं जॉर्ज क्यूवियर की। और जॉर्ज क्यूवियर प्रोपोज द थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। अब बच्चे इसने क्या हाइपोथेसाइज किया था, इसने ये कहा था कि शुरू के अंदर स्पीशीज़ की एक वास्ट सप्लाई मौजूद थी, स्पीशीज़ का एक ह्यूज नंबर मौजूद था। अब हुआ क्या बच्चे, सक्सेसिव कैटास्ट्रॉफिस, मतलब बच्चे सक्सेसिव ऐसा ऐसा वहाँ पर क्या हुआ, कुछ अनयूजुअल इवेंट्स हुए। जैसे बच्चे हमारे पास है सी एसिडिफिकेशन है, वोल्केनिक करप्शन है, मतलब डिफरेंट अनयूजुअल इवेंट्स हुए। और उन अनयूजुअल इवेंट्स की वजह से जो स्पीशीज़ थी बच्चे, उनकी डिस्ट्रक्शन हुई, कुछ स्पीशीज़ मर गई। और उस वक्त उनके जो फॉसल्स थे वो उन रॉक्स के अंदर बच्चे क्या हो गए थे, इंट्रैप हो गए थे। अब कुछ टाइम के बाद फिर कोई अनयूजुअल इवेंट होगा और फिर उसमें जो ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, जो ऑर्गेनिज्म मतलब उनकी डिस्ट्रक्शन होगी, तो फिर उनके फॉसल्स होंगे वो नई चट्टान के अंदर इंट्रैप हो जाएंगे। मतलब ऐसे रॉक एक दूसरे के ऊपर क्या होते गई हैं, बिल्डअप होती गई हैं। और उन रॉक्स के अंदर उनके जो फॉसल्स थे वो मौजूद थे। और आजकल जो रिड्यूस फ्लोरा और जो फाना है, मतलब जो आजकल जो लिटिल अमाउंट में जो प्लांट्स और जो एनिमल्स मौजूद हैं, ये वो स्पीशीज़ हैं जिन्होंने जो उन अनयूजुअल इवेंट से सर्वाइव कर गए थे। मतलब जो सर्वाइव कर गए वही आजकल मौजूद है, बाकी सारे के सारे क्या हो गई है, डेथ हो गई। उसके बाद बच्चे साइंटिस्ट आते हैं लॉयस अगेसिस। ही हाइपोथेसाइज्ड दैट देयर वाज अ न्यू क्रिएशन आफ्टर एवर कैटास्ट्रॉफिक। उस हर अनयूजुअल इवेंट के बाद स्पीशीज़, नई स्पीशीज़ क्रिएट होती हैं। और आज जो मॉडर्न जो स्पीशीज़ मौजूद हैं, ये कैसे जनरेट हुई, जब लास्ट टाइम कोई ना कोई अनयूजुअल इवेंट हुआ था। मतलब उस लास्ट जो अनयूजुअल इवेंट हो गया था, उस वक्त जो जो स्पीशीज़ जो क्रिएट हुई थी वही आजकल क्या है, ये मौजूद, ये जो मॉडर्न स्पीशीज़। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं जियोलॉजिस्ट जेम्स होटन एंड चार्ल्स लायल। दे कंटेम्पलेटेड द फोर्स, मतलब उन्होंने किस चीज़ के बारे में स्टडी किया, उन्होंने किस पे गौर किया, फोर्स ऑफ विंड, वाटर, अर्थक्वेक एंड वोल्कनिज्म आर द एजेंट्स ऑफ क्रिएटिंग लेयर्ड पैटर्न। हम जो रॉक्स की बात कर रहे थे, रॉक्स बच्चे जो चट्टानें थी उनकी लेयरिंग हो रही थी, लेयर आफ्टर लेयर उनकी जनरेट हो रही थी, और उनके अंदर वो फॉसल मौजूद थे। तो वो किस वजह से थे बच्चे, जो सारे के सारे इन अनयूजुअल इवेंट्स की वजह से थे, अर्थक्वेक की वजह से, वोल्कनिज्म की वजह से, ठीक है। एंड दीज लेयर ऑफ रॉक्स आर द एविडेंस ऑफ द ऑर्डिनरी नेचुरल प्रोसेस अकरिंग repeatedly over a long period of time, and this concept is known as uniformitarianism. And if slow literal process alone are enough to produce layers of rock thousands of feet thick, मतलब बच्चे ये जो ऐसा ऐसा ये जो अनयूजुअल इवेंट्स होते गए, तो इसकी वजह से वो जो रॉक्स थी वो थाउजेंड्स ऑफ फीट थिक वो जो रॉक्स थी वो क्या होती गई हैं, वो बनती गई। इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो अर्थ है बच्चे, ये बहुत ज़्यादा क्या है, ओल्ड, ये बहुत ज़्यादा क्या है, पुरानी, इसकी ये मैनी मिलियन ऑफ ईयर क्या है, ओल्ड है। और हटन और जो बच्चे लॉयल थे, दे इनफैक्ट कंक्लूडेड दैट द अर्थ वाज एटर्नल। बच्चे एटर्नल बोलते हैं अवधि को, वो एवर लास्टिंग जो चीज़ होती है।
मतलब उन्होंने कहा था ना इसका कोई स्टार्टिंग का कोई हमें आइडिया है, ना इसका कोई ये आइडिया कि ये कब क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं फ्रेंच बायोलॉजिस्ट लमार्क की। तो इसने फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया दिया था एवोल्यूशन का, और बच्चे इसने एक थ्योरी पेश की थी जो हम नेक्स्ट डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें उसने ये हाइपोथेसाइज किया था कि ऑर्गेनिज्म इवॉल्व थ्रू द इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक। बच्चे एक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक किसे बोलते हैं कि जब इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आएगा तो उस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए, उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट क्या आती हैं, चेंजेस आती हैं, और उनको बोलते हैं एक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक। और वो जो एक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक होती हैं वो उसने कहा था कि वो आगे जनरेशन टू जनरेशन उनके अंदर क्या होती हैं, बाकी आगे इनहेरिटेड होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, इस पे ऑब्जेक्शंस भी आई थी, हम डिटेल से पढ़ेंगे। मतलब उसने अपना एक आइडिया दिया था लमार्क ने, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने एवोल्यूशन की बात की थी। And by the mid 1800s, some biologists were beginning to realize that fossil record and the similarities between fossil form and modern species could be best explained if the present day species had evolved from the pre-existing form। मतलब वो ये एवोल्यूशन का आइडिया दे रहे हैं कि जो आज जो मॉडर्न स्पीशीज़ हैं ये प्री एग्जिस्टिंग अपने एंसेस्टर से क्या हुई हैं बच्चे, इवॉल्व हुई हैं। एंड द क्वेश्चन रिमेन्स बट ऑफ, एंड इन 1958 चार्ल्स डार्विन and Alfred Russel Wallace independently provided convincing evidence that driving force behind the evolutionary changes was the natural selection। जिसको नेचर सेलेक्ट करेगी वही फिटेस्ट वहाँ पर रहेगा, बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। मीन नेचुरल सिलेक्शन, इसको हम वैसे डिटेल से पढ़ेंगे, इसके अंदर बच्चे एक्चुअली यही आइडिया है। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर देखिए इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आएगी, वहाँ पर नेचर जिसको बच्चे सिलेक्ट करेगी, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो उस इन्वायरमेंट को अच्छी तरह अडॉप्ट कर लेगा वही वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज़ बाकी जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब बच्चे ये टेबल है, इसमें हर साइंटिस्ट का लाइफ स्पैन भी है, उसके बाद उनकी अचीवमेंट्स भी हैं कि किसका क्या रोल था, किसने किस चीज़ को स्टडी किया, किस चीज़ पर वर्क किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चे लीनियस की बात करते हैं। कार्लस लीनियस का लाइफ स्पैन 1707 to 1778। ही सॉट एंड फाउंड the order in the diversity of life and he introduced the binomial nomenclature for naming species। बच्चे binomial nomenclature ये वो मतलब हमारे पास सिस्टम है जिसके ज़रिए हम स्पीशीज़ को साइंटिफिक नेम देते हैं। आपको पता है इसमें बच्चे 2 पार्ट्स होते हैं कि इसका जीनस और एक स्पीशीज़ ने। नेक्स्ट हम बच्चे लमार्क की बात करते हैं। तो ही पब्लिश्ड हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अभी हमने कहा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक किसने दी थी, लमार्क ने दी थी। 1744 to 1829 इसका लाइफ स्पैन है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ जाते हैं माल्थस 1766 to 1834। ही पब्लिश द एसे ऑन द प्रिंसिपल एवोल्यूशन। ये बच्चे लास्ट टाइम पीएमसी के एग्जाम में एमसीक्यूज भी आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्यूवियर, जिसकी भी हमने बात की है। ही कंट्रीब्यूटेड मच टू द साइंस ऑफ प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी बच्चे किसे बोलते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल इज कॉल्ड प्लेंटोलॉजी। एंड ही एक्सप्लेन द अर्थ हिस्ट्री बाय द कैटास्ट्रॉफिज्म। वही अनयूजुअल जो इवेंट्स आए हैं उसके बारे में उन्होंने स्टडी किया था। नेक्स्ट बच्चे लायल आ जाते हैं। ही पब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। वही इन्होंने अर्थ को ज़्यादातर स्टडी किया था, अर्थ की जो हिस्ट्री है उसका जो लाइफ स्पैन है, और उसके अलावा अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट जो अनयूजुअल इवेंट्स हुए, उसके बाद जो रॉक्स की लेयरिंग अप हुई, ठीक है, उन सब चीज़ को स्टडी किया था। उसके बाद बच्चे डार्विन आ जाता है, जिसको मेनली हमने स्टडी करना है एवोल्यूशन के रिलेटेड। जब भी एवोल्यूशन का वर्ड आएगा तो फ़ौरन हमारे जहन में किसकी बात आएगी, मतलब चार्ल्स डार्विन की बात आएगी। और इसमें बच्चे इसकी मुख्तलिफ अचीवमेंट्स हैं। वॉयज ऑफ बीगल, begin his notebooks on the origin of species and write his essay on the origin of species। को डिटेल से इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट बच्चे मेंडल आ जाता है। ही पब्लिश्ड पेपर्स ऑन इनहेरिटेंस। इसमें 2 लाभ दिए थे, उनको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट बच्चे वेलेस एंड पे आ जाता है। ही सेंट हिज थ्योरी टू द डार्विन। तो ये टेबल आपने बच्चे देख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं द कंसेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन एंड एवोल्यूशन। बच्चे देखें 19th सेंचुरी तक 2 स्कूल ऑफ थाट थी। एक बच्चे हमारे पास थे क्रिश्चियनिस्ट और एक हमारे पास थे बच्चे एवोल्यूशनिस्ट। क्रिश्चियनिस्ट का ये मानना है, और उनका ये मानना बच्चे कि ऑर्गेनिज्म जिस हालत में पैदा हुए हैं उनको एज इट इज़ ही पैदा किया गया है, उनके अंदर कोई किसी किस्म की चेंजेस नहीं आई। और बच्चे ये जो क्रिश्चियनिस्ट हैं इन्होंने क्या दी थी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब एवोल्यूशनिस्ट की बात करें जो कहते हैं कि जो एवोल्यूशन आई है और दे बिलीव इन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नेचर उस चीज़ को सिलेक्ट करेगी जो मोस्ट सूटेबल होगी, जो इन्वायरमेंट को अच्छी तरह अडॉप्ट करेगी, बाकी सारी चीज़ों क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इनको हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसमें बच्चे बार बार एक ही बात आएगी कि जो प्रेजेंट फॉर्म में जो स्पीशीज़ हैं इनको एज इट इज़ ही पैदा किया गया है, यहाँ किसी किस्म की कोई एवोल्यूशन नहीं आई। द सपोर्टर ऑफ द स्पेशल क्रिएशन आर कॉल्ड द क्रिएशनिस्ट and they have believed that during a limited period God created the universe and man as supernatural event at a particular time in the। वही बात कि अल्लाह पाक ने ही कुछ टाइम पीरियड के अंदर ये ज़मीन, इंसान, सब चीज़ों क्या किया था, पैदा किया था, बनाया था।
अल्लाह पाक ने बच्चे बस ये कहना कून फायकून, और बस वो चीज़ें जो हैं वो सब क्रिएट हो जाएं। एंड दिस थ्योरी एक्सप्लेन दैट every species was individually created by God in the form in which it exists today and it is not capable of undergoing any change। बच्चे बार बार एक ही बात रिपीट होगी कि एज इट इज़ जिस फॉर्म में है उसमें ही इसको बनाया गया और उनके अंदर कोई किसी किस्म की चेंजेस नहीं आई। और ये जो इनका जो मेन हम रेफरेंस देते हैं इस कंसेप्ट का बच्चे वो कहाँ से देते हैं, हॉली बुक से देते हैं। और अकॉर्डिंग टू देयर इंटरप्रिटेशन दैट अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इन द 6 डेज, और उस 6 डेज के एंड के ऊपर किसको बच्चे बनाया गया था, ह्यूमन वाज क्रिएटेड एट द 6th डे। मतलब 6 दिन के अंदर अल्लाह पाक ने ये सब कुछ यूनिवर्स कायनात को बनाया और छठे दिन किसको बनाया था, इंसान को बनाया था। अब बच्चे यहाँ पर देखें, अब इस चीज़ का साइंटिफिक सेंस के अंदर कोई एविडेंस नहीं है, ये बस हमारा फेथ है, ये अकीदा है। मतलब यहाँ पर बच्चे थियोलॉजिकल अकाउंट मतलब वो होते हैं थियोलॉजिकल जो जो अकीदतमंद होते हैं, मतलब कि जो मजहबी लोग होते हैं जो मज़हब की बात करते हैं, मतलब उनका अकीदा होता है। और साइंटिफिक बच्चे मतलब आजकल जो हैं मतलब कि साइंटिस्ट वगैरह हैं, हर एक की अपनी अपनी मतलब जैसे उनकी थिंकिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पर मतलब कुछ जो है वो कन्फ्लिक्ट है भी और नहीं भी। मतलब देखें अब होता क्या है कि साइंटिफिक जो ट्रूथ होता है ना, कोई भी साइंस के अंदर कोई भी डिस्कवरी हो जाती है तो उसे ज़रूरी नहीं है कि सारे साइंटिस्ट उसको मान लेंगे। मतलब वो टेंटेटिव होती है, वो आर्जी होती है, बाद में वो चेक करेंगे कि जो कोई भी साइंटिफिक जो ट्रूथ है वो ठीक है या नहीं है। लेकिन अगर हम थियोलॉजिकल ट्रूथ की बात करें, मतलब मजहबी लिहाज से किसी सच की बात करें, तो हम जो अकीदतमंद जो लोग होते हैं जो मजहबी अकदार को जानते हैं, हम फ़ौरन क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ये बिल्कुल बात ठीक है, इसमें कोई किसी किस्म का शक नहीं है। अब अगर हमें बता दिया गया कि अल्लाह पाक ने कायनात को पैदा किया है 6 डेज़ के अंदर किया है, छठे दिन मतलब कि इंसान को बनाया, सबसे पहले जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, अम्मा हवा आई, ठीक है, और उसके बाद हर चीज़ के दो दो जोड़े बनाए। अब हमारा बच्चे ये ईमान है और ये हमें पक्का यकीन है, इसमें कोई किसी किस्म कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन जब साइंस की बात करेंगे ना, साइंस के अंदर जब भी कोई डिस्कवरी होती है तो फिर भी उसके अंदर समहाउ कोई ना कोई उसके अंदर चीज़ें रह जाती हैं माइंड के अंदर के, मे बी ऐसा ना हो, मे बी ऐसा हो। लेकिन हम अगर बात करें बच्चे मज़हब के लिहाज से बात करें, फिर वहाँ पर कोई किसी किस्म की कमी बेशी नहीं रह सकती। उसके अलावा बच्चे क्रिएशनिस्ट के अंदर एक और नाम आता हमारे पास आता है सॉरेस स्पेनिश प्रिस्ट का। एंड अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी गॉड क्रिएटेड ऑल एनिमल एंड प्लांट्स। बच्चे वो वही बात बार बार आ रही है कि वो जो प्रेजेंट फॉर्म में हैं उनको ऐसे ही पैदा किया गया है, उनके अंदर कोई किसी किस्म की चेंजेस नहीं आई। एंड बिकॉज ईच स्पीशीज इज़ फिक्स्ड एंड इमिटेबल, मीन कि उनके अंदर कोई किसी किस्म की चेंजेस नहीं आई। इमिटेबल बोलते हैं ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई किसी किस्म की चेंजेस ना आई, फिक्स चीज़, कॉन्स्टेंट चीज़। और अब आगे उनकी जो जनरेशन्स पैदा होंगी, जब वो रिप्रोडक्शन के थ्रू बच्चे मतलब आपस में उनके जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन के बाद उनके आगे जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, उनकी जो मैनी जनरेशन आगे प्रोड्यूस होंगी, उनके अंदर भी कोई किसी किस्म की चेंजेस नहीं आएंगी। एंड कार्लस लिनस आल्सो बिलीव्ड, कार्लस लिनस बच्चे जिसने वही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम बनाया था, तो वो भी क्या था, वो भी क्रिएशनिस्ट था और वो भी डिवाइन क्रिएशन पर बिलीव करता था। अब नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन की। तो जो एवोल्यूशन के जो सपोर्टर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशनिस्ट बोलते हैं। अब उनके बिलीव बच्चे क्या है कि जो मैन है और जो यूनिवर्स है, जैसे अब वो प्रेजेंट फॉर्म में इसको ऐसे नहीं बनाया गया था, बल्कि क्या आई है, एक एवोल्यूशन आई है, चेंजेस आई हैं बहुत ज़्यादा टाइम के अंदर, न्यूमरल चेंजेस आई हैं फ्राम लोअर टू हायर। और इन न्यूमरल चेंजेस के रिजल्ट के अंदर जो लाइफ है वो सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में या मॉडर्न फॉर्म के अंदर क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। और उसके अलावा इनका ये भी मानना है कि जो मॉडर्न डे जो ऑर्गेनिज्म है, ये प्री एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनिज्म से उनसे क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। अब बायोलॉजिस्ट बच्चे क्या बिलीव करते हैं कि द अर्थ इज़ ओवर 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड एंड देन अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ बिगिन। कि अब अर्थ की ओवर एज कितनी है बच्चे, 5 बिलियन, और उस पर जो ज़िंदगी जो स्टार्ट हो रही है वो कितनी पहले स्टार्ट हो रही है, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। एंड अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनिस्ट बच्चे अर्थ के ऊपर सबसे पहले जो लाइफ इमर्ज हुई वो किसकी फॉर्म में हुई है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। और फिर उसके अंदर वक्त के साथ साथ बच्चे क्या आई हैं, चेंजेस आई हैं, और उनके बाद प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बने, और यूकैरियोट से फिर जो मॉडर्न जो मल्टी सेलुलर जो कम्प्लेक्स चीज़ें हैं ये बनी। ये उनका मानना है एवोल्यूशनिस्ट का। एंड द करंट बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग मैन इज़ द डिसेंडेंट ऑफ द अर्लियर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। बच्चे वही बात आ गई कि हम डिसेंडेंट हैं और फिर हमारे जो एंसेस्टर्स होंगे, तो मैन का एंसेस्टर क्या है बच्चे, वो मैं बस है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट की। जितनी भी लाइफ है वो स्टार्ट आगे इवॉल्व कहाँ से हुई है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट से हुई है। अब बच्चे नेक्स्ट हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ द प्रोकैरियोट्स टू द यूकैरियोट्स एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन। इसमें हम थ्योरीज भी दो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं कि बच्चे प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स की एवोल्यूशन कैसे हुई है। अब देखें प्रोकैरियोट्स बच्चे आप पढ़ते हैं कि उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता,
ठीक है, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस भी नहीं होती, मेनली उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, तो उससे क्या इवॉल्व हुए हैं, यूकैरियोट्स बने। अब देखें बच्चे, वन ऑफ द स्पेकुलेशंस ट्राइंग टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज दैट इट मे बी बिगन इन द डीप ओशंस इन द अंडरनीथ हॉट स्प्रिंग विच इज़ कॉल्ड द हाइड्रोथर्मल वेंट्स, कि जो लाइफ है वो बच्चे कहाँ पे स्टार्ट हुई है, हॉट स्प्रिंग के अंदर, मतलब ओशन के अंदर ये डाउन होते हैं बच्चे हॉट स्प्रिंग, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, और इन्हीं के अंदर लाइफ क्या हुई है बच्चे, वो स्टार्ट हुई है। अब देखें, इन्हीं हाइड्रोथर्मल वेंट्स ने उनको जो अर्ली लाइफ थी उन्हीं को क्या बच्चे प्रोवाइड की, उनको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड किया, उनको एनर्जी भी प्रोवाइड की वहाँ पर उनके सर्वाइव करने के लिए। और वो अर्ली फॉर्म बच्चे क्या थी, वो प्रोकैरियोट्स, वो बैक्टीरिया ही थे जो इस हाई टेम्परेचर पे बच्चे वहाँ पर रह सकते हैं। हमें पता ना, थर्मोफाइल बैक्टीरिया वो होते हैं कि जो हाई टेम्परेचर को बेयर कर सकते हैं, वहाँ पर इजीली वहाँ पर रह सकते हैं। तो बच्चे फिर वो जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स थे उन्होंने अर्ली फॉर्म ऑफ लाइफ मीन उन्होंने प्रोकैरियोट्स को मीन उन्होंने बैक्टीरिया को रॉ मटेरियल और वो एनर्जी प्रोवाइड की ताकि वो रहें और वहाँ पर वो सर्वाइव भी करें। एंड अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच आर कॉल्ड द आर्चियोबैक्टीरिया दैट टॉलरेट द टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री and seem to have undergone less evolutionary change than any other living species support this हाइड्रोथर्मल वेंट हाइपोथेसिस। बच्चे वही कि वहाँ पर उन वेंट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से बैक्टीरिया होंगे, आर्चियो बैक्टीरिया, और वो भी कौन से, जो 120 डिग्री को बेयर कर सकते हैं, उसको टॉलरेट कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास बच्चे बैक्टीरिया आता है मिथेनोपायरस कैंडलरी, और ये पायरस के स्पेलिंग रहते हैं PYRUS, पायरस आना था। और बच्चे ये हमारे पास ये एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है जो उस हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर रहता है। एंड इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इन द हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट and was first discovered in the hydrothermal vent where temperature reached from 84 degree to 110 degree Celsius. And it is a rod-shaped hyperthermophile discovered on the wall of black smoker from the Gulf of the California at a depth of 2000 meter at temperature of 84 to 110 degree. बच्चे ब्लैक स्मोकर एक्चुअली ये इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स को ब्लैक स्मोकर ही कहते हैं। एंड स्ट्रेन 116 was discovered in the black smoker fluid of the कायरी हाइड्रोथर्मल फील्ड एंड इट कैन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस एट 122 डिग्री। मतलब इस बैक्टीरिया की बात हो रही है जो अर्ली जो उन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर रहते थे। एंड द फर्स्ट सी हाइड्रोथर्मल वेंट वाज डिस्कवर्ड इन 1977 इन द पैसिफिक ओशन। मतलब अब हाइपोथेसिस ये कि वहाँ वो लाइफ मतलब कि 3.5 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ स्टार्ट हुई है, और उनका वो आइडिया दे रहे हैं कि वो हाइड्रोथर्मल वेंट से स्टार्ट हुई है। लेकिन हाइड्रोथर्मल वेंट को सबसे पहले डिस्कवर कब किया था, अभी 1977 के अंदर इन द पैसिफिक ओशन। अब बच्चे देखें, अब अर्ली लाइफ के अंदर जो प्रिमिटिव जो इन्वायरमेंट था बच्चे, वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। मतलब अगर वो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई जो है अगर उसको इंक्रीज़ ना किया जाता तो मतलब फर्दर आगे जो है वो जो अर्ली लाइफ थी उनकी फर्दर आगे ग्रोथ वगैरह जो उनकी आगे डेवलपमेंट वगैरह नहीं होनी थी। एंड इफ़ लाइफ वर टू कंटिन्यू अनदर ऑफ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट वाज, अगर मतलब लाइफ ने अगर उससे आगे कंटिन्यू करना है तो कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स का सोर्स वो क्या था, वो ज़रूरी था। और फिर कुछ ऑर्गेनिज्म ने बच्चे क्या करना शुरू कर दिया, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दी, और उनकी फोटोसिंथेसिस की वजह से अब जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई आगे बच्चे वो क्या हो गई थी, वो इंक्रीज हो गई थी। And the first photosynthetic organism probably used hydrogen sulfide as a source of hydrogen for reducing the carbon dioxide to the sugar। बच्चे, हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर गौर सुने, एक्चुअली होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चे रिड्यूस कर कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज के अंदर, मीन शुगर के अंदर। मैं पूरी इक्वेशन लिख रहा हूँ, मैं बस कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ। अब बच्चे एक्चुअली होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड करवानी है रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो बच्चे प्लांट्स क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन के सोर्स के लिए यूज़ करते हैं वाटर को, वाटर से वो हाइड्रोजन लेते हैं, फिर उसकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। मीन मॉडर्न प्लांट्स दे यूज़ हाइड्रोजन एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। और फिर इसी की वजह से हमने ये भी बच्चे बाद में एक्सपेरिमेंट पढ़ा था हमने ये चैप्टर के अंदर, बायोएनर्जेटिक वाले चैप्टर के अंदर, कि जो ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज होती है वो एक्चुअली ये वाटर वाली होती है। मीन अगर वो वाटर को एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यूज़ करेंगे तो फिर इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। लेकिन जो अर्ली ऑर्गेनिज्म जिन्होंने बच्चे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट की थी, हमें पता है कि वो बैक्टीरिया बच्चे उन जो बैक्टीरिया होते हैं वो किसको बच्चे यूज़ करते हैं, जितने भी बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सियानो बैक्टीरिया को छोड़कर, बच्चे सियानो बैक्टीरिया को छोड़कर जो बाकी जो बैक्टीरिया हैं वो हाइड्रोजन सोर्स के लिए यूज़ करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को। अगर वो हाइड्रोजन सल्फाइड को एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यूज़ करेंगे तो फिर वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ नहीं करेंगे। तो जो अर्ली बच्चे थे,
अर्ली जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे, मीन फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया थे, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन सोर्स के तौर पर किसको यूज़ किया था, हाइड्रोजन सल्फाइड को। लेकिन आगे वही लिखा हुआ है बच्चे के बाद के अंदर जब प्लांट्स वगैरह है तो बाद के अंदर लेटर वाटर सर्व्ड दिस सेम पर्पस। फिर बाद में उन्होंने हाइड्रोजन के सोर्स के लिए किसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, वाटर। जब वो वाटर को बच्चे हाइड्रोजन के सोर्स के तौर पर यूज़ करेंगे, जब वाटर को फोटोलाइसिस होगी, जब वाटर को ब्रेक डाउन किया जाएगा तो वहाँ से बच्चे क्या लिबरेट होगी, ऑक्सीजन गैस, और उस ऑक्सीजन गैस ने आहिस्ता आहिस्ता एटमॉस्फेयर के अंदर अकोमोलेट होना शुरू कर दिया। और उस एटमॉस्फेयर की वजह से, उस ऑक्सीजन की वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था बच्चे वैसा ऐसा क्या होने लगा, चेंज होने लगा। कैसे चेंज होने लगा कि अर्थ की जो अपर सरफेस है उसके अंदर बच्चे ओजोन की लेयर बनना शुरू होगी। अब हमें पता है कि ओजोन का काम यह आता है कि वो सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन होती है बच्चे उनको क्या करता है, उनको फिल्टर करता है ताकि वो अर्थ तक ना पहुंचे। अब पहले बच्चे वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर थी, मीन वहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। अब जैसे ऑक्सीजन अकोमोलेट होती जाएगी तो वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर किस में कन्वर्ट हो गई है, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट होगी। और फिर वहाँ से क्योंकि अब देखें ऑक्सीजन अबंडेंट सप्लाई में मौजूद थी, तो फिर वहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने उस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और मीन उनके अंदर फिर वहाँ से जो रेस्पिरेशन है उसका फिनोमेना क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। और बच्चे 420 मिलियन ईयर्स एगो ओजोन की इतनी प्रोटेक्टिव लेयर बच्चे बन गई थी कि जिसकी वजह से लैंड के ऊपर जो लाइफ थी वो पॉसिबल हो गई थी। मीन उसने इतनी बड़ी लेयर बन गई थी कि वो इतनी ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली कि अर्थ के ऊपर जो है वो लाइफ अब आसानी से बिल्टअप हो सकती है। द चेंज फ्राम द रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर टू एन ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर आल्सो मीन दैट लाइफ कुड नो लॉन्गर एबायोटिकली, कि अब फर्दर जो लाइफ है वो एबायोटिकली अराइज नहीं होगी, मीन वो नॉन लिविंग थिंग से अराइज नहीं होगी। एंड द फर्स्ट सेल वर मोस्ट लाइकली वेरी सिंपल प्रोकैरियोटिक फॉर्म एंड द प्रोकैरियोट्स में अराइजन मोर देन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। और फॉसिल रिकॉर्ड के मुताबिक यूकैरियोट्स की बात करें तो दे यूकैरियोटिक सेल इज फर्स्ट अपीयर्ड अबाउट 1.5 to 2.1 बिलियन ईयर्स एगो एंड यूकैरियोट्स इवॉल्व फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स बाय द सिम्बायोसिस। बच्चे सिम्बायोसिस किसे बोलते हैं, टू स्पीशीज के दरमियान जो इंट्रैक्शन होता है, जो रिलेशनशिप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। और प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स कैसे डेवलप हुआ, अब इसके बारे में बच्चे हमारे पास जो है वो कुछ थ्योरीज हैं जिनको वन बाय वन हम देखेंगे। इसके रिलेटिव के जो यूकैरियोट्स हैं वो प्रोकैरियोट से कैसे इवॉल्व हुए हैं, इसके बच्चे एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास टू थ्योरीज हैं। एक है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी और एक हमारे पास है एंडो सिम्बियोसिस थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हम मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी की बात करें तो देखें जो ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक सेल वो प्रोकैरियोटिक सेल से कैसे इवॉल्व हुए हैं, इसके लिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, लेकिन उनमें से एक हाइपोथेसिस बच्चे कौन सा है हमारे पास, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी। और इस मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो प्रोकैरियोट की जो बच्चे जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ ऐसे इन्वेजिनेट होती है, और अंदर की तरफ जब वो इन्वेजिनेट होगी, जब अंदर की तरफ फोल्ड होगी तो बच्चे उसके अंदर जो डीएनए है उसकी कॉपीज़ क्या हो जाएंगी, वो मतलब वो डीएनए की कॉपीज़ को अपने अंदर क्या कर लेगा, इनक्लोज कर लेगा। मीन सेल मेम्ब्रेन का जो पोर्शन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो रहा है वो अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या कर लेगा, इनक्लोज कर लेगा। और फिर बाद में उस इन्वेजिनेशन की वजह से और उस इन्वेजिनेशन के अंदर डीएनए की बच्चे उसको इनक्लोज करने की वजह से वहाँ पर डिफरेंट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स वो क्या हो गई थी, वो डेवलप होना शुरू हो गई थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, और भी डिफरेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, तो डिफरेंट जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं वो बनना शुरू हो गई। और फिर उसके रिजल्ट में जो प्रोकैरियोटिक सेल था वो कन्वर्ट हो गया था यूकैरियोटिक सेल के अंदर। एंड दीज एंटिटीज कुड हैव बीन इवॉल्व्ड इनटू यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रियन, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, एटीसी। अब बच्चे डायग्राम्स इसको देखते हैं, देखें ये हमारे पास डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल का, ये उसकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। और बच्चे देखें अब जो मेम्ब्रेन है वो इनसाइड क्या होने जा रही है, इन्वेजिनेट होने जा रही है, और इस मेम्ब्रेन को इर्द गिर्द से बाउंड किसने किया हुआ है, राइबोसोम ने किया हुआ है। आपने ये बैक्टीरिया उसके अंदर पढ़ा भी होगा बैक्टीरियल चैप्टर के अंदर। अब बच्चे देखें जैसे जैसे मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगी तो उसने बच्चे देखें जो जेनेटिक मटेरियल उसको अपने अंदर इनक्लोज कर लिया, और उसको इनक्लोज करने के नतीजे में बच्चे देखें ये न्यूक्लियस बन गया, इसकी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, उसके अलावा बच्चे माइटोकॉन्ड्रियन भी, क्लोरोप्लास्ट भी, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनेल्स ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से प्रोकैरियोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो सेकंड बच्चे हमारे पास थ्योरी है वो है एंडो सिम्बायोसिस थ्योरी। अब बच्चे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जब, अब गौर से देखना बच्चे, एक जो एनएरोबिक एमेबॉयड प्रोकैरियोट था, मीन एनएरोबिक के जो बच्चे विदाउट ऑक्सीजन जो लीव करते हैं, मतलब वो ऑक्सीजन को अपनी रेस्पिरेशन के लिए यूज़ नहीं करते। अब वो एनएरोबिक एमेबॉयड प्रोकैरियोट उसने किस को इंजेस्ट किया, एरोबिक बैक्टीरिया को। एरोबिक मतलब कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं। अब एनएरोबिक अमेबॉयड
प्रोकैरियोट ने किसको इंजेस्ट किया बच्चे? एरोबिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया, और जब उसको इंजेस्ट किया तो उसकी ब्रेक डाउन नहीं की, उसको डाइजेस्ट नहीं किया, बल्कि उसको अपनी बॉडी के अंदर ही क्या कर लिया? स्टेबलाइज कर लिया। एंड दिस आइडिया इज नोन एज द एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस एंड इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द लेन मार्गुलस, कि उसने जिसको इंगल्फ किया है, जिस एरोबिक बैक्टीरिया को इंगल्फ किया, उसकी डाइजेशन नहीं करवानी, उसको अपनी बॉडी के अंदर क्या कर लेना? स्टेबलाइज कर लेना, उसके साथ रिलेशनशिप वो क्रिएट कर लेना। And according to this hypothesis, the aerobic bacteria develop into the mitochondria. और माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे होती क्या? दीज आर द साइट्स ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। चूंकि वो एरोबिक बैक्टीरिया था तो वो अंदर जाकर, चूंकि वो उसकी डाइजेशन नहीं हुई, तो वो किसके अंदर चेंज हो गया बच्चे? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चेंज हो गया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। मोस्टली जो एनर्जी कन्वर्जन होती है वो भी कहाँ पे हो रही होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। तो इसी तरह बच्चे इस माइटोकॉन्ड्रिया की डेवलपमेंट की वजह से उसको होस्ट को एडवांटेज क्या हुआ कि उसने भी एरोबिक रेस्पिरेशन को स्टार्ट कर दिया, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आ गई है, और उसने पहले वो एनारोबिक था, अब एनारोबिक से वो क्या बन गया? एरोबिक बन गया। होस्ट की बात करें, मतलब एमीबॉयड प्रोकैरियोट की बात करें। अब बच्चे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्लैजेला। फ्लैजेला एक आपको पता है विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको वो अपनी मूवमेंट के लिए शो करते हैं। ये अब ऐसे कैसे अराइज हुआ? अब ये उस वक्त अराइज हुआ जब प्रोकैरियोट ने किस चीज़ को इंजेस्ट किया बच्चे? सम स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया कॉल्ड स्पाइरोचीट। मतलब वो जो होस्ट है, वो जो प्रोकैरियोट है, जब वो इन स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया को इंजेस्ट करेगा तो वो बाद में अंदर जाकर बच्चे किसके अंदर डेवलप हो जाएंगे? फ्लैजेला के अंदर डेवलप हो जाएंगे। इसी तरह जब वो प्रोकैरियोट किसको इंजेस्ट करेगा? सियानो बैक्टीरिया को। आजकल के जो सियानो बैक्टीरिया मतलब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अगर उसको इनगल्फ करेगा, उसको अंदर जाकर उसको भी स्टेबलाइज करेगा, तो बच्चे उसकी डेवलपमेंट किसके अंदर हो जाएगी? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जैसे प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मीन फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे तो उन्होंने क्लोरोप्लास्ट बना दिया, वहाँ पे भी क्या होगी? फोटोसिंथेसिस। मतलब जो जिसको वो इंगल्फ करेंगे उसके अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिव ऑर्गेनेलिज बन जाएंगे। देखिए बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास था प्रोकैरियोटिक अमीबॉयड होस्ट, ये एनएरोबिक था। जब इसने एरोबिक बैक्टीरिया को अपने अंदर उनको इंजेस्ट किया तो बच्चे उनकी डाइजेशन नहीं की, उनको स्टेबलाइज किया, तो अब ये क्या बन गया? अमीबॉयड फॉर्म कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रियम। तो मीन वो एरोबिक बैक्टीरिया किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब ये स्पाइरोचीट को बच्चे इंगल्फ करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फ्लैजेला के अंदर। अब अगर ये सियानो बैक्टीरिया को इंगल्फ नहीं करेगा तो फिर ये हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोट बन जाएगा। और अगर ये सियानो बैक्टीरिया को अपने अंदर इंगल्फ करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, अगर उनको अपने अंदर इंगल्फ करेगा, मतलब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये अपनी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देगा, और हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। और अगर उसके अंदर वो सियानो बैक्टीरिया नहीं आएगा तो फिर से क्या बोलेंगे? हेटरोट्रॉफिक बोलेंगे। बच्चे नेक्स्ट अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, अब बच्चे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्पीशीज़ हैं दे आर नॉट इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मैंने बताया था कि जिस ऐसी चीज़ जिसके अंदर चेंजेस ना हो, मतलब ये थ्योरी ये कहती थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्पीशीज़ के अंदर चेंजेस ना हो, बल्कि स्पीशीज़ के अंदर चेंजेस हुई हैं। जैसे ही अर्थ के ऊपर लाइफ अपेयर्ड हुई है तो उसके बाद उसके अंदर ऐसे ऐसे क्या होती गई हैं? चेंजेस होती गई हैं, और उन चेंजेस की वजह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन बच्चे न्यू स्पीशीज़ वो आगे बनती गई। और जब वो न्यू स्पीशीज़ आगे बनेगी तो वेदर इट्स ओरिजिनल स्टॉक मे परसिस्ट आर वैनिश टुगेदर, कि उनके वो जो कुछ ऐसे उनके जो स्टॉक मतलब उनकी जो मेन करैक्टरिस्टिक होगी, या वो फिर वहाँ आगे जनरेशन टू जनरेशन कुछ मतलब आगे वो मौजूद होंगी, परसिस्ट होंगी, वहाँ पे मौजूद होंगी, और कुछ बिल्कुल ही क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी। एंड एवोल्यूशनिस्ट बिलीव दैट एवोल्यूशन हैज़ अकर्ड इन द पास्ट एंड इज़ इवन गोइंग ऑन टूडे, कि एवोल्यूशन पहले भी हुई है और अब भी आगे कंटिन्यू है, वो जारी है। The concept that organisms living today have gained from those that live in the past and the living things can change is called the organ, वही बचे एवोल्यूशन। कि जो आजकल जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कहाँ से इवॉल्व हुई हैं बच्चे? वो उन ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुई हैं जो पास्ट, जो पुराने वक्तों में रहते हैं। एंड फॉलोइंग आर द थ्योरीज विच एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। इस जब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे लमार्किज्म की। ये बच्चे हमारे पास जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क, जिसको हम लमार्क भी बोलते हैं, ये एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट था, सोल्जर था, बायोलॉजिस्ट था, एंड ही वॉज एन अर्ली प्रोपोनेंट ऑफ द आइडिया दैट एवोल्यूशन। इसने सबसे पहले आइडिया था कि भाई क्या हो ये पॉपुलेशन, सॉरी इसने क्या कहा था कि सबसे पहले कि एवोल्यूशन है। एंड ही वॉज इन चार्ज ऑफ नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इन पेरिस एंड ही इज़ रिगार्डेड एज द प्रीमियर अथॉरिटी ऑफ प्लांट्स एंड इनवर्टिब्रेट जोलॉजी एंड वेल नोन टोपोनिमिस्ट। एंड इन 1809 ही पब्लिश्ड अ बुक फिलासफी zoology philosophy जिसे हम बोलते हैं। इन हिज बुक ही इलेबोरेटेड अ न्यू थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बच्चे ये इसका मेन प्रिंसिपल है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जिसको अभी हमने डिटेल से पढ़ना है। एंड लिमार्कनिज्म मीन लिमार्कियन थ्योरी इज नाउ कंसिडर्ड एज इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक। उसको मतलब अब उसका जो नेम से हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक। आपको पहले बता भी चुका हूँ कि बच्चे जो जब इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट चेंजेस आएंगी तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग
उन चेंजेस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी क्या आएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे ताकि वो अपने इन्वायरमेंट क्या कर ले, अडॉप्ट कर ले। उनको हम बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। और ये लामार्क साहब ये कहते थे कि वो जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो आगे जनरेशन टू जनरेशन, मतलब आगे ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्या हो जाती हैं, ट्रांसफ़र भी हो जाती हैं, इनहेरिटेड भी होती हैं। लेकिन बाद में इस पर ऑब्जेक्शन लगी थी और बाद में साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे पॉइंट बनाए थे जिनसे ये प्रूव हुआ था कि वो जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो आगे ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिट नहीं होती। अभी हम इनको देखते हैं। अच्छा बच्चे, इसके जो मेन पोस्टुलेट की बात करें, द आइडिया अबाउट evolution presented by the Lamarck is known as the Lamarckianism, and he pictured evolution as a ladder of life from simplest to the more, मतलब उसने एक लेडर एक सीढ़ी बनाई थी, सबसे पहले सिंपलेस्ट चीज़ें और फिर उसके बाद क्या आती गई हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल आते गए, और उनके सब के टॉप के ऊपर क्या मौजूद होगा बच्चे, लेडर के टॉप के ऊपर मैन मौजूद होगा। एंड Lamarck did little in the way of explaining the origin of ladder as a whole, however he did ऑफर एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अडाप्टेशन टू द, मतलब उसने मेनली वो अडाप्टेशन की बात की कि जब भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आएंगी तो ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट चेंजेस आएंगे ताकि उस इन्वायरमेंट क्या कर ले, अडॉप्ट कर ले। एंड हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। इसको हमने वन बाय वन बच्चे देखना है। इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट, यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ ऑर्गन्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। अब बच्चे देखें, Lamarck का ये कहना था, वो इस बात पे बिलीव करता था दैट एवोल्यूशन ऑफ न्यू टाइप्स टेक प्लेस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, कि जो एवोल्यूशन आती हैं, जो स्पीशीज के अंदर जो चेंजेस, न्यू चेंजेस आती हैं, वो किस वजह से आती हैं, वो इन्वायरमेंट के इफेक्ट की वजह से आती हैं। अब उसने बच्चे एक्चुअली सिंपल वर्ड में उसने यही कहा था कि जब इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आएगी तो उस चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडाप्ट करने के लिए, उसके अंदर रहने के लिए जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कुछ न्यू करैक्टरिस्टिक को अक्वायर करता है, उसके अंदर कुछ न्यू ऑर्गेनिज्म डिवेलप होते हैं। क्यों डिवेलप होते हैं? टू बेटर मीट विद द चेंज सिचुएशन ऑफ फूड हैबिटेट, फिजियोलॉजी और शेल्टर शेकिंग। अब उसके अंदर वो चेंजेस इस वजह से आई हैं ताकि वो उस चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सके, उसके अंदर रह सके, उसको अच्छी तरह जो बच्चे हैं उसको फेस कर सके, वहाँ पर उन चेंजिंग कंडीशन को अच्छी तरह फेस कर सके। इस वजह से उसके अंदर क्या आएंगी, न्यू करैक्टरिस्टिक आएंगी, न्यू ऑर्गन डेवलपमेंट। नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ ऑर्गन। अब बच्चे इसके उसने लॉजिक ये दी थी कि बॉडी के वो पार्ट जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगे वो उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा होगी और वो क्या बन जाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और बॉडी के ऐसे ऑर्गन जो प्रॉपरली यूज़ नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो डिटोरिएटेड हो जाएंगे, वो डिमिनिश्ड हो जाएंगे और अल्टीमेटली डिसअपेयर हो जाएंगे इन सक्सेसिव जनरेशन। मीन जिनको चीज़ को यूज़ नहीं करना तो ऐसा ऐसा वो चीज़ क्या होती जाएगी, वो ख़त्म होती जाएगी। अब इसने यहाँ पर बच्चे एग्जाम्पल दी थी ब्लैक स्मिथ की, जिसको हम लोहार बोलते हैं। अब बच्चे वो पूरा दिन आपको पता ना हैमर हथौड़ा चलाता है, जिसकी वजह से उसके आर्म के जो बाइसेप्स वो बिगर होते हैं। अब उसने भी यही कहा था कि बॉडी के वो पार्ट जिनको आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उनकी डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा होगी, वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अब चूंकि बच्चे जो ब्लैक स्मिथ था वो हैमर को चलाता रहता था, जिसकी वजह से उसके फिर बाइसेप्स क्या थे, वो बिगर होते। इस तरह जिराफ की बात करें, इस स्ट्रेचिंग इट्स नेक टू इंक्रीज द लेंथ टू ईट लीव्स। अब कहता आया तब कहते हैं कि वो जो ज़राफ़ा था वो उन्होंने पत्तों वगैरह खाना था, तो अब चूंकि दरख्त पे पत्ते ऊंचे थे तो उन्होंने ऐसा ऐसा अपनी नेक को बच्चे स्ट्रेच करना शुरू कर दिया। अब चूंकि उस चीज़ का यूज़ ज़्यादा हो रहा है तो जिसकी वजह से ऐसे उनकी नेक की क्या होती गई है, स्ट्रेचिंग, और उनकी नेक की लेंथ इंक्रीज़ होगी। इस तरह स्नैक्स से, अब चूँकि स्नैक्स हुआ कहता है उन्होंने होल्स के अंदर रहना था, तो जिसकी वजह से उनकी जो लेग्स थी बच्चे वो ऐसा वो क्या होती गई हैं, वो ख़त्म होती गई, वो डिमिनिश होगी। मीन जिस चीज़ को यूज़ करेंगे वो मोर प्रोमिनेंट हो जाएगी और जिस ऑर्गन को यूज़ नहीं करेंगे वो ऐसा ख़त्म हो जाएगा। ये था उसका कंसेप्ट, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। अब बात करते हैं बच्चे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। बच्चे आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ इस पर बार बार कि देखें उसका मतलब Lamarck का ये बिलीव था दैट कैरेक्टरिस्टिक विद इंडिविजुअल अक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम वर पास्ड ऑन टू द ऑफ स्प्रिंग ऑफ दैट इंडिविजुअल, कि उसने अपनी पूरी लाइफ के अंदर, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसने पूरी लाइफ के अंदर उसके अंदर जो भी चेंजेस आई हैं, जो भी अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक उसने अपने अंदर डेवलप किए हैं, वो सारी की सारी अपने ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्या कर देता है बच्चे, इनहेरिट कर देता। हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन एक्चुअली इसका जो कंसेप्ट था इनको बोलते हैं बच्चे अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक which are often marked by the use or disuse of the organ. And according to Lamarck, through several generations, these acquired characteristics are continuously inherited and accumulated. कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन वही जो acquired characteristics आगे चलती जाएंगी, वो accumulate होती जाएंगी और फिर उसके नतीजे में जो एंड वाले होंगे उनके अंदर फिर वो जो चेंजेस होंगी वो मोर प्रोमिनेंट होंगी। अब बच्चे इसके एग्जाम्पल उसने दी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ जिराफ नेक। एन एग्जाम्पल यूज टू इलस्ट्रेट Lamarck's hypothesis involves the evolution of the giraffe's long neck from short necked and देखिए ancestor वो कहते हैं short, उसने कहा था neck वाले, लेकिन अब उनके बाद जनरेशन आफ्टर जनरेशन
अब उसके एंड के ऊपर जो जिराफ आएंगे बच्चे, उनकी जो नेक होंगी वो क्या होंगी, लॉन्ग होंगी. ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम वुड ट्राई टू रीच द लीव्स एट द टॉप ऑफ द ट्रीज एंड ईच एनिमल वुड कॉन्स्टेंटली स्ट्रेच इट्स नेक इन ऑर्डर टू अटेन दिस गोल. बच्चे वही बात की, अब उसने वही पत्तों, जो पत्ते दरख्त के टॉप पर जो पत्ते थे उनको खाना था, जिसकी वजह से उसने वो कॉन्स्टेंटली अपने नेक को क्या करते गए, स्ट्रेच करते रहे, ताकि अपने वो गोल को क्या कर लें, वो अटेन कर लें. एंड एज दीज एनिमल्स एंड इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस, जैसे बच्चे उनकी रिप्रोडक्शन होगी तो उनके, उसने कहा था कि जो आगे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, उन फर्दर जो फ्यूचर जो जनरेशन आएंगी, फ्यूचर आने वाली जनरेशन, उनके अंदर भी ये एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक उसने कहा था क्या होती हैं, इनहेरिटेड होती हैं. मीन अगर उनके पेरेंट्स का थोड़ा सी बच्ची जो नेक है वो ज़्यादा हुई है, तो उनके आगे जो बच्चे होंगे जब वो पैदा होंगे तो उनकी ऑलरेडी ही नेक क्या होगी, स्ट्रेच होगी, और फिर वो उनके आगे नेक फर्दर क्या होती जाएगी, वो स्ट्रेच होती जाएगी. ईच ऑफ स्प्रिंग वुड बी बॉर्न विद अ स्लाइटली लार्जर नेक दैन दोज ऑफ इट्स पेरेंट्स. बच्चा पैदा होगा, उसकी जो नेक होगी पैदा होते वक्त वो अपने पेरेंट्स से क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी. और इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता उस जिराफ की जो नेक है, लॉन्ग नेक, वो क्या होती गई, वो इवॉल्व होती गई. नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स की. अब इसमें इसने ये कहा था द एंसेस्टर्स ऑफ बर्ड सच एज ऑस्ट्रिच वर एबल टू फ्लाई, कि जो ऑस्ट्रिच है, अब इसके जो एंसेस्टर थे वो पहले क्या होते थे, वो फ्लाई कर सकते थे, वो उड़ते थे, अपने विंग्स को यूज़ करते थे. लेकिन वहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस आए, जिसकी वजह से बच्चे उनको खुराक मिलती रही और वो वेल प्रोटेक्टेड थे, और उन्होंने विंग्स को यूज़ करना छोड़ दिया. जब वो विंग्स का यूज़ करना छोड़ दिया तो क्या हो गए, देयर विंग्स बिकम वेस्टिजियल. तो उनके विंग हैं वो मौजूद हैं, लेकिन वाज अ वेस्टिजियल ऑर्गन मौजूद. नेक्स्ट हम बच्चे बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ स्नेक की बात करते हैं. अब बच्चे देखें, इन ऑर्डर टू एस्केप द अटैक्स ऑफ मैनी मैमल्स द लिजर्ड लाइक एंसेस्टर्स ऑफ स्नेक्स डेवलप्ड अ हैबिट ऑफ ग्लाइडिंग ओवर द ग्राउंड क्रीपिंग थ्रू नैरो फिशर्स एंड वाल. मतलब उन्होंने वो होल्स के अंदर छुपना था, उन्होंने अपने पाँव को, उन्होंने बच्चे क्या करना था, ग्लाइड करना था, उन्होंने अपने पाँव का इस्तेमाल क्या करना था, छोड़ दिया था. एंड आफ्टर लार्ज नंबर ऑफ जनरेशन देयर बॉडीज एलोंगेटेड एंड देयर लिम्ब डिसअपियर ड्यू टू द डिसयूज. अब चूँकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो लेग्स को यूज़ नहीं कर रहे, जिस वजह से उनके वो लिम्स क्या हो जाएंगे बच्चे, वो डिसअपियर हो जाएंगे. एंड लेमार्क आल्सो गेव अस एग्जांपल लाइक द एवोल्यूशन ऑफ कीवी, एवोल्यूशन ऑफ फूट ऑफ मॉडर्न हॉर्स, एवोल्यूशन ऑफ वेब्ड फीट ऑफ डक, एवोल्यूशन ऑफ लॉस ऑफ टीथ इन द वेल etc. अब इसे बच्चे कुछ ऑब्जेक्शन लगी थी. अब देखें इसकी जो फर्स्ट 2 जो पॉइंट्स हैं उनके फिर भी सम हाउ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, वो दोनों पॉइंट्स प्रूव हो गए हैं. फर्स्ट इसका जो पॉइंट था वो इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट का था, और दूसरा यूज़ एंड डिस यूज़ ऑफ ऑर्गन का. लेकिन इसका जो तीसरा पॉइंट था बच्चे, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, बच्चे वो जो पॉइंट था वो इसका रॉन्ग था. थर्ड पॉइंट इसका जो था उसका कोई एवोल्यूशन के साथ उसका कोई लेना देना नहीं था, उसको कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी मौजूद नहीं थी. अब इसके बच्चे उसकी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगी थी. अब उन हाइपोथेसिस के ऊपर उनको हमने देखना है. फर्स्ट बच्चे देखें कि म्यूटेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंट आर डिजीज़ आर नॉट इनहेरिटेड. कि अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई चेंज आता है, किसी डिजीज़ वजह से कोई चेंज आता है, तो वो जो चेंज होगी वो आगे ऑफ स्प्रिंग के अंदर इनहेरिटेड नहीं होगी. दूसरा बच्चे, बोरिंग ऑफ होल्स इन द एयर एंड नोज इन द मदर इज़ नॉट इनहेरिटेड इन द न्यू बॉर्न चाइल्ड. अब एक माँ है, आपको पता ना कि जो माएँ होती हैं बच्चे, वो कानों के अंदर वो होल सुराख करवाती हैं जहाँ पे उन्होंने वो कांटे वगैरह पहने होते हैं. इस तरह नोज़ के अंदर भी वो होल करवाती हैं. अब माँ ने तो होल करवा लिया, क्या उसका जब नया बेबी पैदा होता है, क्या उसके अंदर ऑलरेडी बाय बर्थ क्या उसके अंदर वो होल्स होते हैं? नहीं होते. तो मीन क्या हुआ कि वो जो करेक्टरिस्टिक है वो उसके अंदर एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक वो उस ऑफ स्प्रिंग के अंदर नेक्स्ट इनहेरिटेड नहीं हुई. इस तरह बच्चे ह्यूमन फैमिली के अंदर क्या किया जाता है, सर्कुमिशन किया जाता है, जिसको हम बच्चे खतने में बोलते हैं. सेरेमनी की जाती है इन इन्फेंट मेल्स के अंदर. एंड सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर बच्चे चलता आ रहा है. डिस्पाइट दैट एवरी बेबी बॉय इन ईच जनरेशन इज़ बॉर्न विद अ फोर स्किन. अब होता क्या है कि एक बच्चा जब वो पैदा हुआ उसका मतलब खतने किए जाते हैं. अब जब आगे उसकी शादी होगी, उसके आगे जो बेबी प्रोड्यूस होंगे, अब होना तो ये चाहिए था, अगर एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक की बात ठीक होती तो फिर अगर जो बेबी प्रोड्यूस आगे बेबी की बर्थ होती तो उसके ऑलरेडी ही वो फोर स्किन होती ना, फिर उसके खतने करने की ज़रूरत ही ना होती. हालांकि ऐसा नहीं होता. जो भी बेबी प्रोड्यूस होता है, जो भी बेबी उसकी बर्थ होती है बच्चे, तो उसमें वो फोर स्किन वो मौजूद होती है, और बाद में फिर उसको वहाँ से क्या किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है, मीन उसके खतने किए जाते हैं. तो मीन जो एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक है वो आगे इनहेरिटेड नहीं होती. एंड देयर इज़ नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द लेमार्किनिज्म. और बच्चे आइडिया ऑफ यूज़ एंड डिस यूज़ की बात करें तो उसके भी कोई जेनेटिक वो बेसिस नहीं है. एंड देयर फॉर कैन नॉट बी इनहेरिटेड. तो इसकी कोई जेनेटिक बेसिस नहीं है, मतलब उनका जेनेटिक्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है यूज़ एंड डिस यूज़ का. तो इसी वजह से फिर वो आगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इनहेरिटेड नहीं किए जा सके. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अक्वायर्ड डायरेक्टर्स ट्रांसमिट इनटू द, वही कि जो ज़रूरी नहीं है कि वो जो करेक्टरिस्टिक है वो आगे ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो.
एंड ऑर्गन्स आर नॉट मॉडिफाइड बाय द विशर रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब ये भी नहीं होना कि जो ऑर्गेनिज्म की ख्वाहिश हो कि मेरा जो ऑर्गन है ये ऐसे मॉडिफाई हो जाए, ऐसे चेंज हो, हालांकि ऐसा भी नहीं होता। एंड द ग्रेटेस्ट setback to the Lamarckianism was the Weizmann theory of germinal continuity in 1892 and he was a German biologist। बच्चे इसको जो सबसे बड़ा जो धचका लगा था, इसके सबसे जो इसकी लमार्कनिज्म को जो सबसे ज़्यादा जो इस बंदे ने अपोज किया था, रॉन्ग बच्चे साबित किया था, वो कौन सा था? वाइजमैन। और उसकी हम थ्योरी अभी पढ़ने जा रहे हैं, वाइजमैन्स थ्योरी ऑफ जर्मिनल कॉन्टीन्यूटी। जर्मिनल कॉन्टीन्यूटी थ्योरी, वाइजमैन थ्योरी की बात करें बच्चे, अब इसने कहा था कि जब मेल्स और फीमेल गैमेट की फ्यूजन होती है उससे क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट के बच्चे एक्चुअली दिस जाइगोट ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट गिव राइज टू द टू टाइप्स। बच्चे मतलब जब आगे जाइगोट की डेवलपमेंट एम्ब्रियो फीटस बेबी बनेगा तो उससे टू टाइप्स ऑफ सेल बनेंगे। एक बच्चे होते हैं सोमैटिक सेल और एक होते हैं जर्म सेल। हमें पता है बच्चे कि सोमैटिक सेल वो सेल होते हैं जो रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, मीन जो एग या स्पर्म को जो गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं करते, उनको सोमैटिक सेल बोलते हैं। और वो प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं किसके अंदर? टिश्यूज़ के अंदर, और डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन बना लेते हैं। लेकिन हम जर्म सेल की बात करें, मेल के अंदर बच्चे वो प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल के अंदर वो एग्स को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। जर्म सेल ये अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं और बाद में, पहले अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं और बाद में या वो प्रोड्यूस करेंगे स्पर्म या वो प्रोड्यूस करेंगे एग। अब बच्चे देखें, एक नेक्स्ट जो बेबी की बर्थ होनी है, नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग के अंदर सिर्फ वही करेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होंगी जो उसके जर्म सेल में मौजूद होंगी। ऐसी करेक्टरिस्टिक, ऐसी चेंजेस अगर सोमैटिक सेल में कोई किसी किस्म की चेंज होगी तो वो ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सोमैटिक सेल का तो बच्चे रिप्रोडक्शन का लेना देना ही कुछ नहीं। हाँ, अगर जर्म सेल के अंदर कोई म्यूटेशन होती है, कोई चेंज होती है, तो वो आगे ऑफ स्प्रिंग के अंदर वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो मीन वहाँ से हमें क्या पता चला कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल से बच्चे आगे अराइज होते हैं। और अगर उसके लाइफ टाइम के अंदर अगर सोमैटिक सेल के अंदर, अगर उसके सोमा के अंदर जिसे हम अक्वायर्ड बोल रहे होते हैं, अगर उसके अंदर कोई किस्म की कोई चेंजेस आएंगी तो वो चेंजेस आगे ऑफ स्प्रिंग के अंदर बच्चे वो ट्रांसमिट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सोमैटिक सेल का रिप्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है। एंड वाइजमैन स्ट्रांगली अपोज्ड and rejected Lamarckian theory on the basis of experiment during which he removed the tail of mice for the repeated generation। अब उसने क्या करना शुरू कर दिया? उसने बच्चे माइस की टेल को रिमूव करना शुरू कर दिया। उसके आगे डिफरेंट जनरेशन जब उसने देखा तो उसने देखा हालांकि वो तो पेरेंट्स की वो टेल को रिमूव कर रहा था, लेकिन जब भी उनका आगे न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ तो उसके अंदर फिर भी टेल मौजूद थी। मतलब क्या पता चला कि जो एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक होती हैं आगे इनहेरिटेड नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।